नमस्कार। तो ये वीडियो एक बहुत ही कॉमन शब्द को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अपनी भाषा में। और टीवी डिबेट्स में भी हम सुबह शाम सुनते हैं, दोस्त यार भी बात करते हैं कि यार ये फलाना पार्टी की आइडियोलॉजी या आइडियोलॉजी वर्ड क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं इसको बिज़नेस से कंपेयर करूँ तो आइडियोलॉजी हो गया आपका मार्केट सेगमेंटेशन एंड पोजिशनिंग। तो बेसिकली हम कहते हैं ना, अगर बहुत डे टू डे भाषा में बोलूँ तो मारुति कार को हम शुरू से मानते हैं वैल्यू फॉर मनी कार। तो मारुति कंपनी अपने आप को पोजीशन करती है कि हम उसके लिए हैं जो सोच समझ के पैसा खर्च करना चाहता है। कुछ कंपनियां होती हैं जो अपने आप को लग्जरी रिप्रेजेंट करती हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी कार सबसे सस्ती नहीं होगी चलाने में, वो सबसे लग्जरी होगी। या हम टू व्हीलर की बात करें तो होंडा की, हीरो होंडा की बाइक्स, टीवीएस की बाइक वैल्यू फॉर मनी होती है, जबकि एनफील्ड की बाइक लग्जरी होती है, सबसे कम एवरेज देती हैं, सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा मांगती है, पर उसको वही चलाता है जो शौकीन होता है और जिसको पैसे की या खर्चे की या वैल्यू फॉर मनी की चिंता नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम सेगमेंटेशन इन द मार्केट। वही पॉलिटिक्स की भाषा में आइडियोलॉजी होती है कि आप अपने वोटर को क्या बता रहे हो कि मेरी पार्टी किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है। तो हम अच्छा बोले या बुरा बोले, इस समय पूरी इंडिया में अगर मैं देखूँ तो कुछ ही पार्टी हैं जो आइडियोलॉजी के लिए स्टैंड करती है। उसका एडवांटेज ये है कि उस वोटर को वो क्रेडिट कर पाती हैं। डिसएडवांटेज ये है कि फिर उसके बाहर का कस्टमर आपको नहीं मिलता या वोटर आपको नहीं मिलता। और फिर से कांग्रेस कहाँ फंस रही है। तो देखिए, जब देश आज़ाद हुआ, मैंने बोला कांग्रेस तो शायद एकमात्र पार्टी थी इंडिया में और उनकी आइडियोलॉजी यही है कि सब सेम है, बिल्कुल। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी वाकई सबका साथ सबका विकास, अगर किसी के साथ जोड़ना चाहिए तो आइडियली कांग्रेस के साथ जोड़ना चाहिए। कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कांग्रेस हिंदू की पार्टी भी है, मुस्लिम की पार्टी भी है, सिख की भी है, ईसाई की भी है, ब्राह्मण की भी है, क्षत्रिय की भी है, दलित की भी है, एससी की भी है, एसटी की भी है, हर जात की है, हर पार्टी, क्योंकि कांग्रेस में ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे करके पार्टियां एक कोर आइडियोलॉजी लेके आती चली गई और इस कांग्रेस के सारे वोट बैंक में से अपना अपना वोट शेयर लेती चली गई। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो अगर आप 1952-57 के चुनाव देखेंगे तो सेकंड पार्टी सीपीएम हुआ करती थी। तो एक्चुअली कांग्रेस की तब एक आइडियोलॉजी थी इकोनॉमिक टर्म्स में, शुड आई से, वो थी सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो कांग्रेस ने बोला कि मैंने बोला जनता सारी बराबर है लेकिन हम लेंगे सोशलिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसे बोलते हैं। तो अगर आप जरा से भी आइडियोलॉजी कह सकते हो तो उनकी सोशलिस्ट थी, जिसमें यह था कि प्योर कैपिटलिस्ट भी नहीं थी लेकिन मिडल हो गया, सोशलिस्ट। तो सीपीएम पार्टी दावा करती थी कम्युनिस्ट इकोनॉमिक्स का, एज वी ऑल नो, नॉट कम्युनलिज्म बट कम्युनिज्म, जिसमें आपको पता ही है कि एक संसाधनों पे सबका अधिकार है बराबर। तो तब 1945 से लेकर 60 तक मोटा मोटी यही दो देश में आइडियोलॉजी चलती थी। तो इंसान दोनों पार्टियों के लिए बराबर थे। एक पार्टी कहती थी कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में बिलीव करते हैं और एक पार्टी कहती थी कि हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी में बिलीव करते हैं, और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं था। तो एक आइडियोलॉजी होगी सोशलिज्म, एक आइडियोलॉजी होगी कम्युनिज्म नॉट कम्युनलिज्म, ठीक है। और दोनों ही पार्टियां अपने आप को बिल्कुल सेकुलर कहती हैं और लाइफ चल रही थी। फिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे एक पार्टी आई, पहले वो जनसंघ था, जिसने इस पूरे सेगमेंट में से एक आइडियोलॉजी बनाई जिसको उन्होंने बोला हिंदुत्व आइडियोलॉजी, राइट। और उनको पता था कि देश की 85-80% जनसंख्या तो हिंदू ही है ना। तो जब मैं एक हिंदू आइडियोलॉजी पकड़ता हूँ तो 20% वोट मेरे दूर चले जाते हैं जो आज भी हैं, लेकिन 80% वोट मेरे पास थोड़ी और शक्ति के साथ आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैंने वो 20% छोड़ दी है। तो भाजपा ने अपनी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की बना ली, उसके साथ साथ राष्ट्रवाद, भारत मातावाद वगैरह वगैरह उन्होंने साथ जोड़ लिया, स्वदेशी भी साथ जोड़ा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो एक अपने आप को उन्होंने नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व के साथ जोड़ लिया, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते और वो उस पर अडिग हैं। तो जब यूपी में 403 टिकट बांटी गई और एक भी मुसलमान को नहीं दी गई तो मीडिया में बहुत चला। अब भाजपा भी मुंह पे नहीं कह सकती कि भाई हम नहीं देते, यहाँ से वहाँ से विनिंग कैंडिडेट वगैरह वगैरह का बहाना दिया गया। बस सच्चाई तो ये है ना कि किसी भी मुसलमान को 403 में से एक भी जगह विधायक की सीट नहीं दी गई। तो भाजपा अपनी आइडियोलॉजी पे अडिग है। दूसरी पार्टी सिमिलरली जो अपनी आइडियोलॉजी पे अडिग है वो है बहुजन समाज पार्टी। तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पर बहुजन के उत्थान के लिए, और देखिए बहुजन में भी 80% ऑफ इंडिया आ जाता है, क्योंकि भारत के 80% लोग तो SC ST OBC में आते हैं, किसी भी धर्म के हों।
तो वो धर्म में सेम हो गए। उन्होंने बोला हिंदू मुसलमान सब सेम है, हम बस एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण को और एक बनिए को छोड़ देते हैं, उसके अलावा बाकी सारे लोग हमारे। तो भाजपा ने हिंदू को पकड़ा, मुस्लिम्स को छोड़ दिया। बहुजन समाज पार्टी ने दोनों को पकड़ा, उन्होंने 3 कास्ट को छोड़ दिया कि सवर्णों को छोड़ देते हैं, बाकी सब हमारे। और उन सबको लगा ठीक है भाई ये पार्टी हमारे हित का सोचेगी। इन 2 के अलावा बाकी सब ने अपना सेगमेंट ना बहुत छोटा कर लिया। फिर भी आइडियोलॉजी है, तो समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी से में है MY कॉम्बिनेशन, उत्तर प्रदेश में खाली मुस्लिम यादव, राष्ट्रीय जनता दल मुस्लिम यादव। तमिलनाडु की दोनों पार्टियां बड़ी, AIADMK और DMK, वो हमेशा तमिलियन कल्चर को बढ़ावा देती हैं, इसलिए तमिलनाडु में इन्हीं 2 पार्टियों को सारी सीटें सारे वोट मिलते हैं, क्योंकि तमिलनाडु का वोटर इन दोनों के साथ कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि ये दोनों बात करते हैं एक तमिल स्टेट की, द्रविडियन स्टेट की, कि हम तमिल के हितों की रक्षा करेंगे। और इवन जब श्रीलंका में भी झगड़ा था तो एक तरह से LTT का समर्थन करते थे ये पार्टियाँ, क्योंकि वो तमिल्स के हक के लिए लड़े हैं, तो उन्होंने अपना पोजिशनिंग वो कर दी। प्रॉब्लम अब ये है कि फिर शिवसेना जैसी पार्टी हार्डकोर हिंदू हो गई, कुछ पार्टी हो गई जो बिल्कुल एक रीजन की पार्टीज हो जाती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक झारखंड की पार्टी, नाम से पता चल जाता है झारखंड की पार्टी, झारखंड के बाहर कभी निकलेगी नहीं। TRS तेलंगाना की पार्टी हो गई। तो बहुत कम पार्टियां बच जाती हैं जिनकी जो एक आइडियोलॉजी है वो किसी एक बड़े सेगमेंट को अपील करे। तीसरी पार्टी मैं सही बताऊँ जो कि मैं बड़ा खुश हुआ था, जो कि 7 साल पहले आई थी और उन्होंने नई आइडियोलॉजी पकड़ी थी, जिसमें उनको फ़ायदा ये था कि 100 के 100% उनके साथ थे, शायद आधे % को छोड़ के, और वो थी आम आदमी पार्टी, क्योंकि उन्होंने आइडियोलॉजी पकड़ी थी करप्शन फ्री। तो हम मानते हैं कि देखो हिंदुस्तान में 100 में से आधा या 1000 में से 5 लोग तो हैं जो खुद करप्ट हैं, तो जो खुद करप्ट होते हैं वो तो करप्शन फ्री सोसाइटी चाहते नहीं है, राइट। लेकिन जो बाकी 995 लोग थे जो भी करप्शन फ्री इंडिया चाहते हैं, वो सब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ सकते थे। तो आम आदमी पार्टी भी एक ऐसी पार्टी उभर के आई थी कि जिसका ना तो कोई धर्म के हिसाब से वोटर था, ना उनका कोई जाति के हिसाब से वोटर था, ना ही उनका किसी क्षेत्र के हिसाब से वोटर था। उनका वोटर था एंटी करप्शन, जो भी करप्शन के खिलाफ खड़ा है वो हम उसके साथ हैं। और तो उन्होंने भी, उनकी आइडियोलॉजी थी करप्शन फ्री गवर्नेंस, जो मैं बार ठीक कह रहा हूँ। लेकिन तो आइडियोलॉजी में ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस आइडियोलॉजी पे अडिग रहें। जैसे भाजपा 2-4-5% आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो कि ठीक है शाहनवाज हुसैन को या मुख्तार नकवी को उन्होंने मिनिस्टर बना रखा है, क्योंकि आपको एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर तो चलाना ही है। या आपने मायावती ने जब वो मुख्यमंत्री बनी तो एक कास्ट सवर्ण या क्षत्रिय को भी मिनिस्टर बना दिया। लेकिन फिर भी एक बहुजन को मालूम है कि हाँ भाई हमारा नेता कौन है, मायावती जी हैं, या एक कोर हिंदू को मालूम है कि हमारे नेता कौन है, भाजपा जी हैं या RSS है। आम आदमी पार्टी भी 2013 से 2015-16 तक बिल्कुल अपने इस आइडियोलॉजी को फॉलो कर पा रही थी। वो दिखा पा रहे थे कि भाई हमारी आइडियोलॉजी है करप्शन फ्री, सिंपल लिविंग। अरविंद जी नीली वेगनार में घूम रहे हैं, मफलर पहन के, सिसोदिया जी बसों में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन सैडली फॉर वट एवर लिमिटेशंस एंड रीज़न, जब से खासकर उन्होंने राज्यसभा की अपनी टिकटें बेची, तब से वो एंटी करप्शन स्टैंड को उतना जस्टिफाई अब नहीं कर पाते, या उन्होंने छोड़ दिया और वो तो दूसरे मुद्दों पे आ गए। तो आज भी अगर वो एंटी करप्शन मुद्दे पे लगे रहते हैं अक्रॉस इंडिया, कि जहाँ भी जाते एक ही बात करते हैं कि वी आर अगेंस्ट ऑल द करंट पार्टीज़। लेकिन वही लालू जी के साथ मंच पे हाथ से हाथ मिला के जब वो महागठबंधन बन रहा था 2019 लोकसभा चुनाव से पहले, तो सैडली आम आदमी पार्टी ने अपनी वो पोजीशनिंग छोड़ दी। और वरना उनकी जो एंटी करप्शन आइडियोलॉजी थी वो शायद 20 साल में उनको एक नेशनल पार्टी बना देती। शायद उनका नेता प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बन सकता था अगर वो 10 साल तक की चोट खाने को तैयार रहते, धीरे धीरे आगे बढ़ते, लेकिन कसम खा के रखते कि हम एंटी करप्शन में आगे बढ़ेंगे, हम कभी जातिवादी की कभी धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, और जो भी इंसान जो इन दो की राजनीति करता है उनसे हम इक्वली दूर रहेंगे, जैसा कि इमरान खान ने करा पाकिस्तान में, और 20 साल की मेहनत के बाद प्राइम मिनिस्टर बनी गए ना। तो आम आदमी पार्टी को मैं शुरू से मानता था कि वो तीसरी पार्टी इंडिया की ऐसे बन सकती है जैसे इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान में बनी, कि 20 साल उनको लगे, ग्राउंड से मेहनत करी, लेकिन कभी भी किसी दो बड़ी पार्टियों के साथ खड़े नहीं हुए, और अल्टीमेटली 20 साल में पाकिस्तान की जनता ने उनको प्राइम मिनिस्टर बना ही दिया। तो आम आदमी पार्टी भी अपनी आइडियोलॉजी मिस कर गई। शायद इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे भी अपील करूँगा कि अपनी एंटी करप्शन आइडियोलॉजी को फिर से पकड़े और उसको नॉन क्वेश्चनेबल करें। रास्ते में झटके आएंगे, छोटे मोटे
अड़चनें आएंगी, 15 साल ग्राउंड लेवल में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन करें तो एक दिन वो अचीव कर पाएंगे शायद जो वो चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी आइडियोलॉजी मिस कर देते हैं तो फिर वोटर कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो देखिए दिल्ली में फ़िलहाल तो उनकी आइडियोलॉजी चल रही है फ्री बांटना। वेरी फ्रैंकली अब उनकी नई आइडियोलॉजी, पहले 2013 में उनकी आइडियोलॉजी थी एंटी करप्शन, अब उनकी आइडियोलॉजी है कि वी विल गिव यू बेसिक थिंग्स फ्री। वेरी फ्रैंकली तो आम आदमी पार्टी, जब बाहर का इंसान मुझसे बात करता है तो कहता है दिल्ली में तो बड़ा मज़ा है यार, तुम्हारा मुख्यमंत्री तुम्हें बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, ये फ्री वो फ्री, 6 चीज़ें फ्री देता है, मोहल्ला क्लिनिक फ्री। तो यार हमारे राज्य में भी अगर कभी उनकी सरकार बन जाएगी तो हमें भी 6 चीज़ें फ्री मिलेगी। दैट मीन्स आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी बन गई फ्री में सामान बांटना। तो जो उनकी पोजिशनिंग है मार्केट में वो ये है कि हमें मुख्यमंत्री बनाओगे, प्रधानमंत्री बनाओगे तो हमें तुम्हें 10 चीज़ें फ्री में बांटेंगे, जो कि गलत है क्योंकि वो स्केलेबल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो दिल्ली में आपने कर लिया पर हर जगह ना कर पाओगे, ना लोग उसमें बहुत जल्दी आपके साथ मानेंगे। तो आइडियोलॉजी पे रहना बहुत ज़रूरी है और कांग्रेस के साथ अब यही दिक्कत है क्योंकि बाकी सब पार्टियों ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी बना के उनका वोट खा लिया। अब कांग्रेस के वोटर के पास तो बस वही बचा है कि जो मैंने दूसरे वीडियो में बताया कि जो नेता उनका कहता है यहाँ वोट डाल दो, डाल देते हैं वो, जिससे उनका सुबह शाम वास्ता पड़ता है, जिससे उन्हें अपने छोटे मोटे काम कराने होते हैं। लेकिन कांग्रेस की समस्या ये है कि उसका जो आम वोटर है या एक यंग इंसान है, जैसे मैं कभी, मेरी खुद की भतीजी 20 साल की, कभी मुझसे पूछती है कि चाचू कांग्रेस की आइडियोलॉजी की, और वाकई में जवाब नहीं होता कि कांग्रेस किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है। सेकुलरिज्म के लिए, अच्छा है वो तो शायद बीजेपी के अलावा सभी पार्टियां करती हैं। और किसके लिए? सोशलिज्म, ये क्या होता है इकोनॉमिक्स में, और किसके लिए स्टैंड करती हैं? तो बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना कि कांग्रेस पार्टी किसके लिए स्टैंड करती है। आप कांग्रेस को क्यों वोट दोगे? वो ऐसा वो क्या करेगी, क्या उसके स्पेसिफिक एजेंडाज हैं? तो ये बड़ी दिक्कत होती है। बड़ा आसान होता है किसी को समझाना कि बीजेपी क्या कर रही है या बीएसपी क्या कर रही है, या मैंने बोला 8 साल पहले आम आदमी पार्टी क्या करने वाली थी। आज भी आम आदमी पार्टी को जितवा दो तो जितना पॉसिबल होगा फ्री में सामान बांटेगी। तो फिर भी आप कुछ कह सकते हो। या डीएम की आपको मालूम है वो खाली तमिल हितों की रक्षा के लिए बढ़ेगी। तो यही होती है आइडियोलॉजी, जो कि बिजनेस की भाषा में आपकी सेगमेंट या आपकी पोजीशनिंग होती है कि आप कस्टमर को क्या कह रहे हो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या चीज़ आपको ऑफ़र कर रहा हूँ। और कांग्रेस की समस्या शायद यही है कि अब उनके पास कुछ स्पेसिफिक नहीं है। तो मैं सबका हूँ, मैं सबके लिए काम कर रहा हूँ, वो लोगों को आजकल अपील नहीं करता है। तो चेंजिंग टाइम के साथ ज़रूरी है कि वो अपनी एक आइडियोलॉजी पकड़ें और उस पर थोड़ा अडिक्ट सा हो जाए, और लोगों को धीरे धीरे पता चलना चाहिए कि कांग्रेस स्टैंड फॉर दिस। धन्यवाद।